अब जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे वाले हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हम आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। लेकिन ये जो पड़ाव है थोड़ा लंबा चलने वाला है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें भी होंगी अपने लिए। जो अभी तक का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने जो पढ़े थे, उसमें हमने ठीक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवॉल्व क्या हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है ये जानने की कोशिश कर लिए। फिर हमने देख ली बेसिक कंसेप्ट हायरार्की क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को समझ गए, फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन संगठन के सिद्धांत को समझे। फिर उसके प्रिंसिपल कौन से थे, हायरार्की था, स्पैन ऑफ कंट्रोल था, यूनिटी ऑफ कमांड था, मतलब एक मोटा मोटा तथ्य समझ गए थे। लेकिन ये जो चीज़ मैंने इसलिए नहीं पहले आपको पढ़ाई, थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले इसलिए नहीं पढ़ाई थी कि अब आप बहुत कुछ जान चुके हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टर्मोलॉजी से। बेसिक टर्म्स क्लियर हो गई, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन आपसे पूछा जाए तो समझ सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप समझ सकते हो, मैनेजमेंट समझ सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हो। अब जो चीज़ चालू होगी, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। थ्योरीज ऑफ पब्लिकेशन का मतलब हो गया अपना लोक प्रशासन के सिद्धांत। तो ऐसी क्या चीज़ें आ गई भैया, ऐसा क्या हो गया जो हमको इसको पढ़ना पड़ रहा है। जो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि थ्योरी होती क्या है। तो थ्योरी है एक नॉलेज ऑन अ कंसेप्ट इन अ सिस्टमेटिक मैनर। थ्योरी क्या होती है हमारी, नॉलेज ऑन अ कंसेप्ट इन अ सिस्टमेटिक मैनर। कोई नॉलेज है आपके पास, मान के चलिए मैंने बोला भैया कि हमको साइकिल चलानी है। लेकिन आप जब साइकिल का नॉलेज जब आपको आया था तो आपने पहले पैडल मारे, फिर आपने बैलेंसिंग करना सीखा। पहले आप आधी कैंची में चलाते थे, फिर फुल कैंची में चलाने लगे, फिर उसके बाद आप साइकिल चलाने लग गए, पूरी तरीके से आप साइकिल को चलाने लगे। तो आपको नॉलेज हुआ सिस्टमेटिक मैनर के साथ। तो जो अब जब मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ को जिसको नहीं आती, तो मैं एक सिस्टम बनाऊंगा ना कि भैया पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर इस तरीके से आप सीखोगे। तो एक क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें होंगी, वो हो जाती है अपनी थ्योरी, है ना। सिस्टमेटिक मैनर में नॉलेज वो जो हो जाता है। अब बोलोगे कि थ्योरी इवॉल्व कैसी हुई। अब थ्योरी आप बोल तो दिए ऐसे, तो ये जो छोटा सा डायग्राम है इसको समझते हैं अपन। यहाँ पे हो गया अपना आउटपुट और ये हो गए इनपुट। जो ऐसे एरो आने वाली चीज़ें वो हो गई इनपुट, और बाहर जाने वाली जो चीज़ें हो गई वो हो गई आउटपुट। तो थ्योरी पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट। तो आप ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, यार ये कैसे, मान के चलिए मोटे टायर वाली साइकिल है, पतले टायर वाली साइकिल है, ऑब्जर्व करोगे कि इसको मैं किस तरीके से चलाऊंगा, चिकनी रास्ता में किस तरीके से करूँगा। फिर आप टेस्ट करोगे कि यार मोटे टायर वाली है सही चलेगी कि नहीं चिकनी जगह पे, पतले टायर वाली कैसी चलेगी। फिर आप वही चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट करते हो। तो ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट, ये जो चीज़ें रहती है इनपुट होती है थ्योरी की इनपुट। उससे क्या होता है, उससे क्या मिलता है अपन को, मिलता है एनालिसिस होता है और अंडरस्टैंडिंग होती है। आप एनालाइज करते हो चीज़ों को और अंडरस्टैंडिंग जनरेट करते हो। तो आप समझ गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी का मतलब क्या हो गया। आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे पहले। इंसान तो जानवर था ना, आदि मानव था, आदि मानव, है ना। तो आदि मानव को तो पता नहीं कैसे हुआ, तो आग बड़े मुश्किल से उसने ढूंढा, आग की खोज करा, फिर इवॉल्व होते गया, फिर सोसाइटी इवॉल्व हुई, सोसाइटी के बाद फिर देश वाला कंसेप्ट आया, देश के बाद देश बन गए, देश बनने के बाद फिर हमारा देश कौन से फिनोमेना में काम करेगा, कोई कैपिटलिस्ट हो गया, कोई मिक्स्ड इकोनॉमी को लेके चलेगा, कोई लोकतंत्र हो गया, कोई कहीं में मोनार्की आ गई। तो उनका अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, तो सबने अलग अलग तरीके से चीज़ों को इवॉल्व करा और समझ में आया कि अरे भैया किसी चीज़ को करना है, किसी संगठन को चलाना है, तो कौन सी थ्योरीज, कौन से फिनोमेनास को हम यूज़ करेंगे ताकि हमारा इफेक्टिव फंक्शनिंग हो सके। तो यही बात इस चीज़ में होने वाली है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई कि थ्योरीज क्या है, हम पढ़ने वाले क्या है, ये जानना बहुत जरूरी था। अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी कौन कौन से प्रकार की, क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरीज होती हैं। तो क्लासिकल का मतलब होता है बहुत पुराने समय से, जो पुरातात्विक, मान पुरातात्विक कहना गलत शब्द होगा, एंशियंट टाइम का मान के चलो, या फिर जो पुराना है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व ही तो 18 और 19 सेंचुरी के टाइम पे हुआ है। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते एंशियंट, मतलब आप वहाँ मत चले जाना लेटर वैदिक और वैदिक पीरियड में, मतलब जो पुराना है टाइम फ्रेम, मतलब 18 सेंचुरी और अभी 20 सेंचुरी के बीच के हिसाब से। तो 18 सेंचुरी वाली जो टाइम थ्योरी चली आ रही है क्लासिकल थ्योरी, जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत और इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिड हुआ था, रेनेसा हुआ था 16 सेंचुरी में, तो वो वाली चीज़ों में जाना है अपन को। तो क्लासिकल थ्योरी उसको बोलते हैं। थोड़ा नवाचार क्लासिकल थ्योरी में आता है तो वो न्यू, और जो अभी का समय है वो हो जाती है मॉडर्न। इस तरीके से हम चीज़ों को देखने वाले। अब समझ में पहले देखते हैं कि भैया क्लासिकल थ्योरी कहती क्या है।
जो कोर क्रक्स है क्लासिकल थ्योरी का, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के भी सब पार्ट आएंगे, बहुत सारे, साइंटिफिक आएगा, फिर ह्यूमनिस्टिक आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो फिर न्यू क्लासिकल की भी आएगी, लेकिन इनके हम क्रक्स देख लेते हैं कि ये मेन मोटो इनका है क्या कहने का। तो क्लासिकल थ्योरी जो कहती है, इट डील्स विद नॉन लिविंग एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, मान के चलिए मेरी कंपनी है जिसमें मैं बनाता हूँ कप, चाय पीने वाले कप बनाता हूँ मैं, है ना। तो मेरी कंपनी में मेरा फोकस रहेगा सिर्फ भैया तुम चाय की कप बनाओ, मेरे को सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब है, मेरे को तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे घर की पचड़ी, तुम कैसा सोचते हो, तुमको कंपनी से प्यार है या नहीं, मेरे को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। मतलब इंसान को मशीन की तुलना कर दी है मैंने इस चीज़ से। तो यहाँ पे वही बात है कि इंसान को मशीन की जैसे तुलना की जाती है। फिर आ जाता है नियो क्लासिकल थ्योरी। इसमें क्या होता है, लिविंग एस्पेक्ट को ध्यान दिया जाता है और आदमी की और इंसानियत को तवज्जो दी जाती है, और इसमें ये कंक्लूड होता है कि मशीन नहीं है इंसान, नॉट इक्वल टू मशीन, मैन इज नॉट इक्वल टू मशीन। अब उसके बाद आता है मॉडर्न। मॉडर्न क्या कहता है, मॉडर्न बोलता है एम्फेसाइज ऑन द ह्यूमन एलिमेंट एंड बियॉन्ड दी बाउंड्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन एलिमेंट्स को देखेंगे, लेकिन हम बाहर की चीज़ों को भी देखेंगे, जैसे कि इट टॉक्स अबाउट सिस्टम एंड इन्वायरमेंट। कैसा इन्वायरमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन का, किस तरीके की सूटेबल चीज़ है, उसका सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। इंसान को तो तवज्जो दी ही दी, लेकिन कुछ और एलिमेंट्स हैं जो इंसान की साइकोलॉजी को से भी परे होती हैं। किस तरीके का वातावरण है, जियोग्राफिकल एरिया हो गया, ये सब चीज़ों का हम जो देखते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री की पॉपुलेशन हो गई, फिर वुमन, फिर चाइल्ड, ये सब जो हर डायमेंशंस को टच करने वाली चीज़ आ जाती है, वो हो जाती है मॉडर्न वाली में। लेकिन हमारा जो फोकस आज है काय में होगा, क्लासिकल में। हम लेकिन आज क्लासिकल भी पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ये जो थ्योरीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की बहुत लंबी हैं, लेकिन अगर आप इसको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो इतना जो लंबा लंबा मैं पढ़ाऊंगा उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने खुद वैसे ही खुद सॉर्ट कर दिया और बहुत प्रैक्टिकल वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। और उसके बाद जब आप समझ पाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, क्रोनोलॉजी आप समझ पाएंगे, तो आप इंटरलिंकिंग कर पाएंगे और खुद से पॉइंट बना पाएंगे, क्योंकि आपको एलिमेंट्स और कोर क्रक्स पता होगा चीज़ों का। तो शुरू करते हैं क्लासिकल थ्योरी। अब क्लासिकल थ्योरी जो है उसको 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जिसको WF टेलर ने दिया है, उसके बाद आती एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, उसको दिया है हेनरी फेयोल ने, उसके बाद आती ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी जो दिया है मैक्स वेबर ने। अब आगे देखते हैं क्या बात लिखी हुई है यहाँ पे फोकस रहेगा हमारे इस बात पे। यहाँ लिखा है ऑल्दो द कंसेप्ट अंडरलाइंग थ्योरीज में डिफर बट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रिमेन्स द सेम, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये क्या बात हुई, यहाँ पे देखिए मैंने पहले आपको बता दिया क्लासिकल थ्योरी बात क्या करेगी, इंसान को मशीन के बराबर करेगी, मतलब हमारा पूरा फोकस हो गया प्रोडक्शन पे, है ना। तो अब क्लासिकल थ्योरी को आप कितना ही डिवाइड कर दो, साइंटिफिक मैनेजमेंट में कर दो या मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव के तरीके से सोच लो या ब्यूरोक्रेटिक में, तो देखो कोई भी थ्योरी इवॉल्व होती ना। अब जैसे मैंने कुछ चीज़ के बारे में सोचा तो मैंने बहुत नैरो सोचा, मतलब पूरा डायमेंशन नहीं सोच पाया। अब आने वाला कोई एक इंसान आएगा कोई चीज़ के बारे में प्रोपोगेट करके बोलेगा भैया आपने तो यार इकोनॉमिक वेक्टर बस देख लिया, क्या कहते हैं आदमी के गरीब होने का, आपने ये चीज़ नहीं देखा कि साइकोलॉजिकल फैक्टर वाली चीज़ तो देखी नहीं। फिर तीसरा आया उसने बोला भैया आपने पॉलिटिकल एंगल तो देखा ही नहीं। फिर चौथा आया उन्होंने बोला अरे जोग्राफिकल फैक्टर तो आपने देखी ही नहीं कि क्यों इंडिया में गरीबी है, जोग्राफी वाइज भी आप देखें नहीं कि क्यों पॉपुलेशन हमारी है, फिर बहुत सारी चीज़ों को। तो ऐसे थ्योरी बढ़ते जाती है कि कई, अब जैसे FW टेलर थे, उन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट बस देखे। हेनरी फेयोल आया उसने बोला नहीं भैया आप साइंटिफिक की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी जाके देखो। फिर मैक्स वेबर बोला अरे ब्यूरोक्रेटिक में भी तो आके देखो। इनने जितनी भी बात कही उनका मेन कंसेप्ट क्या था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये सब चाहते थे कि इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस आए। इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस आएगी तो क्या हो जाएगा, इससे प्रोडक्शन और हमारी क्या कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रैपिड काम करेगी। अब देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है क्या। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी FW टेलर कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब एक क्वेश्चन बन जाएगा हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो आप आंसर लिख के आइएगा WF टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज कॉल्ड टेलरिज्म। टेलर साहब ने दी है तो इसे टेलरिज्म कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि ये कहता क्या है। अब हमारा पूरा जो फोकस होगा अब ये चीज़ पे होगा, ये जो यहाँ पे लिखी है उस चीज़ पे। अब वो क्या लिखी है अब देखते हैं। अकॉर्डिंग टू टेलर, SMT का मतलब हो गया साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट पीपल टू डू। हम क्या चाहते हैं कि
हम क्या चाहते हैं कि लोग कैसे काम करें ऑर्गेनाइजेशन में, एंड टू सी हाउ दे वर्क इन मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड चीप वे इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अब देखो इसको तोड़ देता हूं। मैं हूं बॉस और ये है ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में ये 1 2 3 4 लोग हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन में 100 कप बने एक दिन में, है ना, चाय के कप बना रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि यार ये इंसान कैसे काम कर रहा है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि इनको कैसा महसूस हो रहा है। ये आए हैं कंपनी के अंदर, तो मैं चाह रहा हूँ कि इनको देखूं कि कैसे काम कर रहा है, कि ये मतलब 25 बना के दे दे, ये 25 बना के दे दे, ये 25 बना के दे दे, और सस्ते से सस्ते काम में कर लें और मेरा काम हो जाए। ये है पूरी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। एक बार रिपीट करता हूँ मैं फिर से डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू टेलर, इट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट पीपल टू डू इन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक आर्ट है, कला है, कि आप जाने कि आप कैसे, आप चाहें कि किस तरीके से लोग काम करें आपकी इच्छा के अनुसार, एंड टू सी हाउ दे वर्क इन मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड चीप वे इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। समझ गए? अब यहाँ पे हमने क्लासिकल, देखो अभी कहाँ से चल रही पूरी बात, क्लासिकल के भी 3 पार्ट, साइंटिफिक हो गया, एक कौन सा था, ब्यूरोक्रेटिक था, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव था, साब, है ना। उसमें अब साइंटिफिक में आ रहे हैं हम, और साइंटिफिक में हमने समझ ली है साइंटिफिक की डेफिनेशन। अब देखते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में हमारा प्राइम फोकस क्या हो गया। हम इंसान से काम करवाना चाहते हैं सस्ते तरीके से। अब देखेंगे कि साइंटिफिक थ्योरी को किस तरीके से प्रोपोगेट करें। तो इसको 4 पॉइंट में डिवाइड कर दिया गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन फॉर द रिड्यूस प्रोडक्शन। अब किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था में, संगठन में प्रोडक्शन कम क्यों है। अब देखो इसी चीज़ में उन्होंने कोर क्यों करे, क्योंकि इनका मकसद क्या था, प्रोडक्शन। पहले भी वो तो इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस चाहते ही थे। तो अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की डिफिकल्टीज़ को, और समझेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रीजन फॉर रिड्यूस प्रोडक्शन क्यों कम हो रहा है। फिर देखेंगे अजम्पशंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कौन से अजम्पशंस लेके चल रहा है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखेंगे, और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आइए हमारा पूरा फोकस डालते हैं हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन फॉर रिड्यूस प्रोडक्शन। तो टेलर साहब ने 2 रीजन दिए कि भैया रिड्यूस प्रोडक्शन क्यों होता है। उनने सोल्डरिंग का कंसेप्ट दिया। सोल्डरिंग का कंसेप्ट कहलाता है, दिस रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ एम्प्लॉय टू रिस्ट्रिक्ट वर्क आउटपुट। मैंने बोला तुमको 100 कप बनाना, लेकिन बन रहे 80, तो ये हो गई है सोल्डरिंग। तो क्यों रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो अब आ जाती है 2 प्रकार की सोल्डरिंग। पहली सोल्डरिंग को कहते हैं नेचुरल सोल्डरिंग, और दूसरी को कहते हैं सिस्टमेटिक सोल्डरिंग। तो आप समझते हैं कि नेचुरल सोल्डरिंग क्या है। नेचुरल सोल्डरिंग मतलब है लेजीनेस, साइनेस और रेस्ट। नेचुरल मतलब वहाँ का आदमी जो है वो लेजी है, साइनेस है कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा उस काम को, मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर आराम कर रहा है, ये होगी नेचुरल। सिस्टमेटिक थ्योरी में यहाँ पे हो जाता है चतरा। देखो आदमी लेजी होना, सिस्टमेटिक, ये इसमें डेलिबरेटली नहीं कर रहा है, वो उसका कोई ग्रीड नहीं है, आदमी होता ही कायर है, आराम करने के लिए बना है, मानव प्रकृति ही है कि वो आराम करना चाहता है। लेकिन सुप्रीम लेवल पर पहुंचना है तो आपको ये जानना होगा कि आप क्यों लेजी हैं, तभी आप उससे ऊंचे स्तर पर पहुंच सकते हो। तो अब सिस्टमेटिक सोल्डरिंग में अब यहाँ पे आदमी हो गया है चालाक, है ना। अब वो हो गया चालाक, उसको समझ में आ गया भैया अपन तो करेंगे अलाली, क्योंकि अलाली करने से अपन को है फायदा। कैसा फायदा, डेलिबरेटली डन बिकॉज पेमेंट बेस्ड ऑन अटेंडेंस रेदर देन वर्क डन। उसको समझ में आ गया कि मैं आज आया, मेरी प्रेजेंटेशन पी लगी, मैं 100 बनाऊं या 5 बनाऊं या 80 बनाऊं, मेरे को तो पैसा मिलेगा अटेंडेंस से ना, तो काय को काम करने का। ये हो गई है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया, टेंडेंसी ऑफ एम्प्लॉय टू रिस्ट्रिक्ट द वर्क आउटपुट रोकना, ये हो गई सोल्डरिंग। अब इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट। देखो हमारा पूरा फोकस इस चीज में क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन फॉर द रिड्यूस प्रोडक्शन, इस पे चल रहे हैं हम। तो अब इंसेंटिव एंड इनिशिएटिव बेस्ड मैनेजमेंट, इसको क्या है, अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन रन अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनसाइंटिफिक मैनर। पहले जो संस्था थे, संगठन थे, वो कैसे थे, अनऑर्गेनाइज्ड थे और अनसाइंटिफिक मैनर थे। क्योंकि सीधी बात है, इंसान जानवर था, जानवर के बाद धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, फिर धर्म वाली चीज़ें आई, फिर वर्ल्ड वार 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, फिर उसके बाद हम साइंटिफिक टेम्पर को इवॉल्व कर गए, क्योंकि 16-17 सेंचुरी में हमको रेनेसा आया था, पुनर्जागरण वाली चीज़ आई थी, है ना। फिर इवॉल्व होते गए, फिर 18 सेंचुरी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट ही बना। तो अर्लियर तो ऑर्गेनाइजेशन, सीधी बात है, काम कर रहा है तो 4 लोग मिल गए, और अनसाइंटिफिक
टेम्पर के हिसाब से, लोकल नीड के हिसाब से काम करते रहेंगे। तो ये चीज़ हो गई। तो लेकिन जो अनऑर्गेनाइज और अनसाइंटिफिक मैनर है उसको क्या कहा जाता है? रूल ऑफ थंब। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब क्योंकि ये यहाँ अंदर से 3 मार्कर क्वेश्चन बनने के लिए ये चीज़ पता होना बहुत जरूरी है कि रूल ऑफ थंब क्या है। तो रूल ऑफ थंब क्या है हमारा? अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनसाइंटिफिक मैनर में ऑर्गेनाइजेशन का काम करना रूल ऑफ थंब कहलाता है। मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल, so laborers did work for incentives, salaries and had to take initiative on their own. This is called incentive and initiative based management. मतलब मैनेजर्स इरिस्पॉन्सिबल है, सो लेबर्स डिड वर्क फॉर इंसेंटिव, हैड टू वर्क फॉर इनिशिएटिव ऑन देयर ओन वर्क। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि पैसा मिलेगा तो हम इनिशिएट लेंगे, इस बात को कहा जा रहा है, इसमें इतना ही आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अजम्पशंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कौन से अजम्पशंस मान के चले हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने? तो ये कहते हैं फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इम्प्रूव विथ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनर। सीधी बात है, आप साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दे रहे हो तो इम्प्रूव कैसे होगा? इसी साइंटिफिक टेम्पर से ना, साइंटिफिक मेथड से। अ गुड वर्कर इज वन हु डज नॉट इनिशिएट एक्शन बट एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो इसमें वही हमने जो पहले पढ़ते आए थे ना कि यूनिटी ऑफ कमांड हो गई, जिसमें आदमी डरता है, नीचे लेवल का आदमी काम करने को नहीं देखता। तो कुल मिला के यही बात है, क्योंकि मैन को तुमने बना दी मशीन, है ना। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट कहेगा वही करेगा, इसलिए इन्होंने कहा है कि आपको सिर्फ बन जाना है कोहलू का बेल और सिर्फ आप यस बॉस करते रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरी वर्कर इन एन इकोनॉमिक मैन एंड मोटिवेटेड बाय मॉनेटरी फैक्टर। उनका कहना पैसा फेंको, आदमी पैसे के लिए काम करता है, पैसा फेंको काम होगा। और सही भी बात है कुछ हद तक इस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की। अब टेलर साहब ने 5 प्रिंसिपल दिए। देखो किस तरीके से हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को समझ रहे हैं, सारे डायमेंशंस को टच करते। पहले हमने देख ली कि भैया प्रोडक्शन रिड्यूस क्यों हो रहा है, फिर उसके बाद हमने देख लिया अजम्पशंस क्या मान के चला इस थ्योरी को देते वक्त टेलर साहब, फिर उनने प्रिंसिपल सिद्धांत भी दे दिए कि ये है। अब सिद्धांत 5 दिए। डेवलपमेंट ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, बिकॉज साइंटिफिक स्टडी विल रिजल्ट इन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क। यानी उन्होंने कहा है कि जो साइंस अगर डेवलप होगी तो रूल ऑफ थंब तो सीधी बात है कम हो गई, और साइंटिफिक वे को ही तुम तवज्जो दो ताकि हमारा काम बेस्ट वे तरीके से होगा। तो अनऑर्गेनाइज्ड वे से हमको काम नहीं करना है, ये बात कह रहे हैं। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है फूट, है ना। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड बिटवीन वर्कर एंड मैनेजर। मैनेजर और वर्कर के बीच में हार्मनी रहेगी तो इफेक्टिव वर्क होगा, और मैनेजर कोई भी काम करने को बोलेगा तो सट से काम करेंगे। फोकस ऑन कॉर्पोरेशन रेदर देन इंडिविजुअलिज्म। वही है, कॉर्पोरेट हम मिलकर काम करेंगे तो अच्छे से काम होगा, इंडिविजुअल में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। यानी हमको मैक्सिमम आउटपुट पे ध्यान दे रहा है, ना कि रिस्ट्रिक्टेड। हमने टारगेट मान के चले 100 बना भी लिए, अगर 110 भी हो रहा तो क्या बुरा है वाली बात ये कह रहा है। डेवलपमेंट ऑफ ईच टू द ग्रेटेस्ट ऑफ इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हर किसी का डेवलपमेंट होगा तो हम प्रॉस्पर होंगे और इफिशियंसी हमारी बूस्टअप होगी। अब आगे देखते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो कितनी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ बीच बीच में, ताकि आप समझ पाएंगे कि आप भटक नहीं रहे हैं अपने गोल से। हमने क्या पढ़े? थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े। थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमने देख लिया कि कितनी प्रकार की, क्लासिकल, नियो क्लासिकल और फिर है मॉडर्न। और फिर क्लासिकल में भी हमने देख लिया कि भैया ये भी 3 प्रकार की, एक है साइंटिफिक, एक है क्या कहते हैं हमारी ब्यूरोक्रेटिक, और एक और है एडमिनिस्ट्रेटिव। अब साइंटिफिक को पढ़ रहे हैं हम, तो साइंटिफिक में भी हमने जान लिए कि साइंटिफिक जो हम पढ़े उसको भी हमने डेफिनेशन तो देख लिए, ठीक है भैया हमको प्रोडक्शन चाहिए और हम चाहते कैसे हैं कि सामने वाला काम करे और उनके बिहेवियर को नोटिस करते हुए हम हमारे कंपनी को चलाएं। लेकिन हमने बोले कि साइंटिफिक थ्योरी को हम समझते हैं अलग, पूरे एक बाई। हमने पहले बोले कि क्यों प्रोडक्शन कम होता है, रिडक्शन की बात करें। फिर हमने अजम्पशंस बना दिए कि भैया ऐसे ऐसे अजम्पशन मान के चल रहे हैं इस थ्योरी में। फिर हमने प्रिंसिपल दे दिए कि ये सिद्धांत होंगे, और उसके बाद हमने बता दिया आखिरी में टेक्निक्स, इस थ्योरी की टेक्निक क्या है। तो ये जो थ्योरी देने से समझ में आ गया, अच्छा जब मैं कल को ऑर्गेनाइजेशन मेरा बनाऊंगा तो ये थ्योरी अगर मैंने पढ़ लिया और इसके सिद्धांत लागू कर लिया तो ये भैया मेरे को सही डायरेक्शन में पहुंचने और मेरे गोल को अचीव करने में मदद करेगा। तो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक थ्योरी क्या कहती है? टेलर यूज्ड 5 टेक्निक: मोशन स्टडी,
टाइम स्टडी, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान और एक्सेप्शन प्रिंसिपल और फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो इन पांचों को हम समझते हैं ये क्या चीज़ है। मोशन स्टडी, इसका मकसद क्या था? दिस टेक्निक एम्स टू फाइंड आउट द वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क। ऐसा काम, मतलब मान के चलिए मेरे को तेल बनाना है किसी मशीन से, तो बेस्ट वे कर लूँ कि मान के चलो 9 बजे अगर काम करने आऊँगा और 5 बजे तक करूँगा तो मेरा बेस्ट आउटपुट निकलता है और मेरा काम सही होता है। तो ये हो गया मोशन ऑफ स्टडी, फाइंड आउट द वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क। जॉब इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एक्टिविटीज और मोशन, जो अपनी जॉब है छोटे छोटे एक्टिविटीज में डिवाइड कर दी थी। देन बेस्ट सेट ऑफ मोशन इज डिटरमाइंड, जब छोटे छोटे एक्टिविटीज में हम डिवाइड कर देते हैं हमारे काम को, तो तब हमारा बेस्ट सेट ऑफ मोशन निकल के आता है। अब पढ़ते हैं टाइम स्टडी। यूज टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, वही 9 to 5 वाला कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ, ये वाली बात हुई। और फिर इसमें भी हमने हमारे काम को और थोड़ा तोड़ दिया कि मान के चलिए स्टॉप वॉच लगा दी, ये वाली बात इसमें कही है। डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, तो इसमें बोला है कि पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड सेट बाय मोशन एंड टाइम स्टडी। मतलब आपको ये इसमें पूरा फोकस है पेमेंट का, और पेमेंट किस आधार पे की जाएगी कि आपने किस तरीके से अपना काम करा, बेस्ट सुटेबल वाला काम करा कि नहीं करा, और जो टाइम लिमिट दी थी उसके अंदर करा कि नहीं करा। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सिस्टमेटिक सोल्डरिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, वही सिस्टमेटिक सोल्डरिंग मतलब डेलिबरेटली अपने काम को रोकना और वर्क आउटपुट रोकना वाली चीज को, है ना। इसके कुछ केस हैं, लो पीस रेट अप टू स्टैंडर्ड, लार्ज बोनस एट स्टैंडर्ड, हायर पीस रेट अबो स्टैंडर्ड। मतलब आपने मान के चलाइए, अगर उससे कम करा तो आपको पेमेंट कम मिलेगा, स्टैंडर्ड को करा तो लार्ज बोनस मिल जाएगा, और आपने उससे अबो स्टैंडर्ड करा तो हायर पीस ऑफ रेट आपको मिलेगा, पैसा पेमेंट ज़्यादा मिलेगा, उस तरीके की बात करा, है ना। अब उसके बाद हम देखते हैं एक्सेप्शन प्रिंसिपल। एक्सेप्शन प्रिंसिपल क्या है? मैनेजर शुड बी इंटरेस्टेड ओनली ऑन एक्सेप्शनल केसेस, एग्जांपल वर्क अनेबल टू मीट द टारगेट, वर्कर एक्सीडिंग टारगेट आउटपुट, है ना। तो ये एक्सेप्शनल प्रिंसिपल ने बोला कि मैनेजर तभी ध्यान देगा जब काम नहीं हो रहा या फिर एक्सेप्शनल या फिर टारगेट को एक्सीडिंग हो रहा है आउटपुट से, तो एक्सेप्शन केसेस पे ही मैनेजर ध्यान देगा। ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत उन्होंने दिया है। फंक्शनल फोरमैनशिप, अब फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब होता है, फोरमैन का मतलब होता है सुपरवाइजर। फंक्शनल फोरमैन स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर, अकॉर्डिंग टू इट अ वर्कर इज सुपरवाइज्ड बाय 8 फंक्शनल फोरमैन। मतलब एक वर्कर जो रहेगा 8 वर्कर, मतलब 8 सुपरवाइजरों से ग्रसित रहेगा या फिर उसको देखेंगे। तो टेलर साहब ने एक प्रकार से किस चीज़ को रिजेक्ट कर दी? यूनिटी ऑफ कमांड को, कि मतलब एक ही का आदेश आएगा वाली चीज़ को रिजेक्ट कर दिए। तो अब समझ में आया कि हम थ्योरीज अभी क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आपको यूनिटी ऑफ कमांड ही पता नहीं होता तो ये चीज़ आप अभी समझ पाते क्या? नहीं। इसलिए क्रोनोलॉजी है लेक्चर्स की, तो लेक्चर दर लेक्चर ही पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये 5 प्रिंसिपल हो गए हमारे। कौन से 5 प्रिंसिपल? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मोशन ऑफ स्टडी मतलब बेस्ट वर्क हमको ढूंढना है। टाइम ऑफ स्टडी मतलब हमको टाइम डिसाइड कर देना, इतने से इतने बजे तक हम करेंगे। डिफरेंशियल पीस रेट प्लान मतलब काम जैसा करोगे उस हिसाब से पेमेंट होगा। एक्सेप्शन प्रिंसिपल मतलब मैनेजर उसी टाइम पे आएगा जब एक्सेप्शन केस हो गया, मतलब अनेबल टू वर्क अनेबल नहीं कर रहे हैं और एक्सीडिंग केस हो रहा है आउटपुट का। और फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब वर्कर के ऊपर कितने सुपरवाइजर होंगे वाली बात कही गई है। अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो होगी। अकॉर्डिंग टू, ये मतलब फोकस ऑन प्लानिंग, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो हमारी प्लानिंग मतलब फिक्स्ड चीज हम पहले से निर्धारित करते हैं, हमको ये चीज करना है। फैक्ट्स अबाउट इवेंट सिचुएशन कलेक्टेड एंड आफ्टर एनालाइजिंग दीज फैक्ट प्रिंसिपल्स कन्वर्टेड इनटू प्रैक्टिस। मतलब हमने पहले फैक्ट्स कलेक्ट करे, सिचुएशन कलेक्ट कर लिए और फिर उनको एनालाइज करा, उसके बाद हमने सिद्धांत बनाया और उस सिद्धांतों को हमने प्रैक्टिस पे लाया। एम्फेसाइज ऑन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्वियसली बात है, इन इंसान को मशीन बना के रखा है तो ये रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन तो करेंगे और चीप वे में करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पावर इज मोबिलाइज टू अचीव ऑब्जेक्टिव प्री डिटरमाइंड बाय इंस्टीट्यूशन, मतलब वही है सुपरवाइजर की डांट फटकार को यूज़ करोगे ताकि क्यों हम इंस्टीट्यूशन के पहले से ऑब्जेक्टिव डिफाइन करके रखें कि हमको ये करना है, तो उनको अचीव करने के लिए। वर्कर आर गिवन वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी के बेसिस पे आदमी को काम दिया जाता है। थ्योरी ऑफ लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन फॉलोड, मतलब लेबर डिवीजन मतलब हर आदमी को अपने अपने काम के हिसाब से और स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम को बांट देना, उसको कहा जाता है लेबर ऑफ डिवाइजेशन, और उसी को इसमें ये थ्योरी फॉलो करती है। स्टैंडर्ड ऑफ ईच वर्क फिक्स्ड, हर काम का एक मानक पैमाना रहता है और वो फिक्स रहता है, उस हिसाब से काम किया जाता है।
राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज आर आल्सो डिटरमाइंस। आदमी के अधिकार और जिम्मेदारियां पहले से ही निर्धारित रहती हैं। अब देखते हैं कि इस थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो अगर आप सही में मैं इतनी पूरी चीज़ को एनालाइज करें तो आप खुद से पॉइंट बना सकते हो। क्या पॉइंट? कि सीधी बात है कि रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए, है ना, उसको खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। रूल ऑफ थंब क्या था वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। सोल्डरिंग खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना, हार्मोनी लाने की कोशिश करेंगे, है ना। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि हम प्रोडक्शन हमारा बेहतरीन हो, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, यही हो गई ऑब्जेक्टिव। देखिए वही लिखा होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाय जनरेटिंग कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। मशीन और आदमी के बीच में परस्पर समानता निर्धारित हो, इस बात की बात करा है। वर्किंग कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयज आर इम्प्रूव होना चाहिए। फोकस्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन मटेरियल टाइम एफर्ट, वही, क्योंकि इनको तो सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब है। हार्मोनी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। अबेंडन ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब रूल ऑफ थंब जो कि अनऑर्गेनाइज था। फोकस ऑफ वर्क एंड ऑनर टू बी रिमूव डिवीजन ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज इस, वही है, डिवीजन ऑफ वर्क को रिमूव करो और ओनर और वर्कर के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाओ और मैक्सिमाइज करो इस चीज़ को, प्रोडक्शन को। क्रिटिसिज्म क्या रहा है इस बात का? कंसंट्रेटेड ऑन लो लेवल सॉफ्ट फ्लोर ओनली, हैंस इज कॉल्ड पार्शियल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब लो लेवल पे ही फोकस किया, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन और वर्कर पर फोकस नहीं करा हमने। मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट के नीचे सबऑर्डिनेट्स को, उन लोग को ध्यान ही नहीं दिया, हमने सिर्फ लेबर को ही फोकस करा। ट्रीटेड ह्यूमन एज मशीन, हैंस कॉल्ड मैकेनिस्टिक और मैकेनिक थ्योरी। अज्यूम्ड मेन टू बी मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक फैक्टर ओनली, हैंस इज कॉल्ड मॉनिटरी और मोनेट्रिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इसको कहा गया है। तो तीन बिंदु को तीन डायमेंशंस को इन्होंने टच किया है, इस चीज़ को हमने देख लिया। आने वाले लेक्चर में हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन सी थ्योरी? ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। उसके बाद हमारा खत्म होगा क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी के आएंगे 3 लेक्चर, उसके बाद हम आएंगे नियो क्लासिकल में और फिर ब्यूरोक्रेटिक में। तो शायद इसके 4 से मतलब 5 से 6 लेक्चर सिर्फ थ्योरी पार्ट के बनेंगे। ये लंबे हैं, लेकिन एक बार अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो गई तो खुद से पॉइंट और कनेक्टिविटी आप बना सकते हो। थैंक यू सो मच।